रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए मेरे भाई बहन, आप सभी को नमस्कार। सब कैसे हैं? मस्त हैं? चलिए, कल कल कुछ हम होमवर्क भी आप लोग को दिए थे पिछले लेक्चर में। यही था आप लोग का होमवर्क, यही था आप लोग का होमवर्क। तो चलिए, आप इसे सॉल्व किए होंगे, सॉल्व किए या नहीं, बनाया या नहीं? चलिए हम इसे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप लोग का कितने लोग सही बनाए हैं। कह रहा है यदि होमवर्क कितना ही था कि और होमवर्क दिए थे, मुझे लगता है और होमवर्क दिए थे आप लोग को। आप लोग को और होमवर्क क्या था? हाँ, और आप लोग का 87, 145 और 1485 तो बना दिए थे शायद। 43, 56, 10, 95, 11, 68। ये एचसीएफ और एलसीएम निकालना था प्राइम फैक्टर मेथड से। लोग निकाल लिए हैं ना? चलिए चलिए ठीक है, अपने लोग निकाल लिए हैं तो सब लोग। चलिए, अगला अगला ये दिए थे और होमवर्क, और एक ये दिए थे ना, और इसमें और सवाल है, थोड़ा सा और हम सवाल ये एक दिए थे होमवर्क, पहले ये करवा देते हैं, फिर तब और होगा तो हम करवाएंगे। चलिए, यदि क्या है प्रश्न, प्रश्न को समझिए। यदि एलसीएम 96 और 168, यदि यदि एलसीएम 96, 168 का 672 है, यानी 96, 168 का एलसीएम 672 है, तो एचसीएफ 96, 168 का, यानी 96, 168 का एचसीएफ क्या होगा? 96, 168 का एचसीएफ क्या होगा? अच्छा, आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी अगर एचसीएफ निकाल ले तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगी, लेकिन आपको प्रश्न वहां पर ऐसे सॉल्व नहीं करना है आप लोग का। सॉरी, चलिए हम आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 96 और 168। 96 गुना 168। एलसीएम दिया हुआ है 672। निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालिए। गुना में है इधर 672, गुना में है, ये सब जानते हो ना कि गुना में इधर तो भागा में आएगा, भागा में रहेगा तो गुना में जाएगा, ये सब जानते हो ना। ये सब प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, ये सब जानते हो ना। ये कॉन्सेप्ट जानते हो कि नहीं? ये नहीं जानते हो तो आप लोग साइड में लिख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट ये लिख लीजिए। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर जो माइनस टू है तो इस दोनों को जोड़ देते हैं, 2 2 4, 2 2 4 और माइनस लगा देते हैं, चिन्ह में माइनस लगा देते हैं। एक ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी आप लोग रखिए। और हाँ, और एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिए। अगर जो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट, अगर जो एक्स नहीं लेते हैं, 4 गुना 8 है, इधर 2 है, अगर जो ये गुणाम है, अगर जो हम इसको इधर लाएंगे, मान लो इसको गुना में एगो चर संख्या, मान लो एक चर। अच्छा, चर वचर समझते हो ना? चर और अचर समझते हो ना? चर क्या है? ए से लेके जेड तक ये चर है, यानी एक्स वाई जेड ये सब जो मानते हो ये सब चर है। ओचर क्या है? जितना भी तुम्हारा हो गया, जितना भी नंबर हो गया, ये सब ओचर है, डिजिट से लेकर नंबर तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ETC अनंत।
पूरा अंगन तक जाएगी उसे हम औचर कहते हैं। तो चर और औचर ये क्या है, एक चर माने हैं। चर क्या है, एक्स, एक्स गुना 8। अगर ये गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में होगा, इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, एक्स इजकल टू 2 बटा या अपॉन 8, 2/8। ठीक है। अगर ये अगर ये अगर ये भाग में रहता, x भागा 8 इजकल टू 2, x भागा 8 इजकल टू 2, तो ये भाग में है तो इधर जाएगा गुणाम होगा, इधर जाएगा गुणाम होगा। देखो x बराबर हो जाएगा 2 गुना 8, यानी x बराबर हो जाएगा 16। यानी इधर भाग में है तो इधर जाएगा गुणाम होगा, इधर गुणाम है तो इधर जाएगा भाग में होगा। और ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस, अगर -2 कहीं भी प्रश्न ऐसा जरूर -2 ही -2, पर सब जगह -3 -3 -5, कहीं भी -6 -8 -x क्या होगा, माइनस माइनस, पहले ये दोनों जोड़ लो, 2x हो जाएगा, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये कॉन्सेप्ट होती है। ये सब कॉन्सेप्ट छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम बताए ना कि आपके सामने जीरो, यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से भी कुछ कम, -0 से स्टार्ट करके आपको टॉप लेवल तक ले जाएंगे, एकदम जीरो टू हीरो बना देंगे आपको मैथ में। नहीं देखिए, जहाँ भी मुझे लगता है कि नहीं आप लोग को ये बताना चाहिए था, हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बता दिए कि नहीं बाबू, ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आप लोग जान चुके हैं ना, जान लिए ना। अब देखिए आप लोग को बहुत सा कंफ्यूजन होगा कि गुना में भाग, ये भाग में है तो गुना में कैसे हो गया। देखिए हम आप लोग को बहुत पहले फर्स्ट लेक्चर में ही बताए हैं कि ए इज टू, यानी ए भागा बी बराबर क्या लिखते हैं हम इसको, बी को हम बटा में लिखते हैं, यानी ए बटा ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक्स भागा एक्स भागा 8 इजकल टू 2। अब हम क्या बोले कि भाग में रहेगा तो गुणाम हो जाएगा। अब यहाँ से पहले इधर छोड़िए, पहले बराबर की इधर उधर लाना बंद कीजिए, पहले आप हम ये कॉन्सेप्ट पर अप्लाई कीजिए। ए भागा बी यानी एक्स भागा 8 दिया हुआ है तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स बटा 8 इजकल टू 2, इजकल टू 2। अब देखिए आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ से और याद रखिए और जानिए ये कॉन्सेप्ट। अगर जो x बटा 8 है बराबर 2/1 है, 2/1, एक हम मान लिए कि नीचे में कुछ नहीं तो एक रहता है। ठीक, ये सब भी जानिए कि अगर नीचे में कुछ नहीं तो एक है, एक लिखे, एक के आगे अगर कुछ नहीं है तो प्लस है, एक के आगे अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ है तो प्लस छिपा हुआ रहता है। ये भी आप लोग जानिए। ठीक है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो x गुना 1, x गुना 1 बराबर 8 गुना 2 16, यानी x बराबर हो जाएगा 16। देखो 16 आ गया, यहाँ भी x बराबर 16 आ गया। इसलिए बोले कि भाग में रहेगा तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस करके बताएं ऐसे होगा, क्योंकि आप सब नन्हे मुन्ने हो, सब नन्हे मुन्ने हो, सब एकदम नन्हे मुन्ने हो, नन्हे मुन्ने हो तो नन्हे मुन्ने की तरह बताया जाता है। देखिए आपको तरह नन्हे मुन्ने की तरह परोस दिए जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट समझ गए हो, सब समझ गए हो ना। हाँ चलिए अब आगे करते हैं। तो हाँ, क्या बता रहे थे मेरे भाई बहन, कि ये गुणाम है, ये गुणाम है, ये गुणाम है तो इधर आएगा तो भाग में होगा। अब तो क्लियर है ना, अब क्लियर है ना। ऐसा नहीं कि अब इधर गुणाम है तो इधर हम भाग में लाए तो कैसे लाए, अब नहीं ना दिक्कत है, अब तो क्लियर होगा ना कि इधर कैसे आया। हाँ, अब ये भी गुणाम है, ये गुणाम है तो हम इधर भाग में लेके जा सकते हैं, ये गुणाम है तो इधर हम भाग में लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको लाएंगे इधर, ये गुणाम है, हम इसको हम भाग में लाएंगे। अब इधर लिखेंगे 96 गुना 168 बराबर, इसको 672 गुणाम है, इसको लाएंगे भागा में, भागा 672 इजकल टू HCF, इजकल टू HCF। अब इसको काटिए, क्या बार में कटेगा,
7 बार में लगता है कट जाएगा। 96 से गुना 7 में कीजिए। देखिए 96 गुना 7, देखिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग नन्हे मुन्ने आप सब मुन्ना मुन्ने एकदम बच्चे तूजा है आप लोग, तूजा। इसीलिए आप लोग को गुना भी करके बताया जाता है, ठीक है। तो 6 गुना 2 क्या होगा, 7 42 के 2 हाथ में रहा 4, 9 सती 63, 63 4 67 आ गया 672। इसका मतलब ये कितना बार में कट गया, 7 बार में कट गया। अब इसको काटिए, अब इसको काटिए, 7 से काटिए, 7 दूना 14 और 7 चौक 28, यानी HCF कितना आ गया 24 बराबर HCF कितना आ गया, HCF कितना आ गया 24, दैट इज आंसर। आपका कितना आंसर हो गया 24, दैट इज आंसर। ये आपका पिछले प्रश्न का जो होमवर्क था उसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए आज का ये तो पिछले लेक्चर का ही आपका होमवर्क था, तो उसी में हम आप लोग को सॉल्व किए। और आज का कॉन्सेप्ट क्या है, आज आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चलेगा ना। चलिए प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है आपका, प्रश्न है आपका 11 का 1 नंबर है कि जांच करें कि क्या n एलिमेंट ऑफ n के लिए 15 पर पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। जांच करें कि क्या n एलिमेंट ऑफ n के लिए 15 पर पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। यानी आपको सत्यापित करना, यानी आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है कि 15 पर पावर n, यानी ये n जो है नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा देखिए, हम थोड़ा देख लेते हैं कैमरा विजिबल है कि दिखाई दे रहा है या नहीं, वॉइस क्लियर है आप लोग का, ठीक है। थोड़ा सा वहां पे n एलिमेंट ऑफ n नहीं दिखाई दे रहा है ना, ये है n एलिमेंट ऑफ n, अब दिखाई दे रहा है, अब विजिबल है, हाँ अब विजिबल है, अब विजिबल है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। देखिए कह रहा है प्रश्न पहले कि अच्छा n, इसको पहले जानना थोड़ा जरूरी है। ये क्या है, n एलिमेंट ऑफ n, इसका मतलब क्या हुआ, n एलिमेंट ऑफ n, यानी n एलिमेंट ऑफ n, यानी n जो है, ये n जो है, n क्या है, n क्या है, n के बारे में पहले चर्चा करते हैं। n कुछ नहीं, बस आपको हम गिनती यानी प्राकृतिक संख्या बताएं। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम बताए हैं आप लोग को मेरे भाई बहन कि गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते।
यानी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स, गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखिए हम इसे डिनोट हम इसे n से बड़ी n से यानी कैपिटल N से हम इसे कैपिटल N से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। यानी नेचुरल नंबर को हम बड़ी n से सूचित करते हैं। नेचुरल नंबर को हम क्या चीज से सूचित करते हैं? बड़ी n से सूचित करते हैं, छोटी n से नहीं, बड़ी n से सूचित करते हैं। और वही छोटी n एलिमेंट ऑफ n, यानी ये जो n है ये नेचुरल नंबर की ही चर्चा कर रहा है, यानी n का जो मान होगा हम नेचुरल नंबर लेंगे। ये n का मान क्या होगा? नेचुरल नंबर। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट इन्फिनिटी। क्योंकि हम बताए हैं कि क्या है नेचुरल नंबर, क्या है? गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट इन्फिनिटी, यानी गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है मेरे भाई बहन। चलिए अब आप लोग को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये बताने के चक्कर में कितना थोड़ा जाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा चैप्टर खत्म होने में टाइम लग, टॉपिक खत्म होने में। क्योंकि हम बताए ना, हम आपके सामने मैथ में एक एक चीज को हम खोल के आपके सामने रख देंगे। देखो मेरे भाई बहन, ये है मैथ। कैसे नहीं समझोगे तुम? कैसे मेरी बहन को मैथ से डर लगेगा? मुझे पता है कि मेरी बहन को मैथ से डर लगता है, नहीं डरने का है। जब तक अभिनव सर है तब तक आपको मैथ से डरने की कोई जरूरत नहीं। हम मैथ को आप लोग के सामने पूरा खोल के रख देंगे कि देखो ये है, ये जितना एकदम बोले ना माइनस तक खोल देंगे, एकदम माइनस तक खोल दिए ना। ये भी समझाने, मुझे नहीं लगता कि पूरा बिहार में ऐसा कोई टीचर है जो कि ये भी समझाने के लिए तैयार, कोई नहीं है। डायरेक्ट आएगा बना देगा, सब जानता है बनाने कौन नहीं जानता है, सब जानता है बनाने के लिए। आए बना दिए चल गए। लेकिन हम ये भी बताएं, जांच क्या है ये भी बताएं, किसे सत्यापित करना है, प्रूफ करना है, ये भी बताएंगे 15 पर पावर n का इकाई अंक। अब इकाई अंक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इकाई अंक है क्या, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि हम अंक के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं अंक के बारे, डिजिट के बारे में, तो आप जाइए फर्स्ट या सेकंड लेक्चर को आप अटेंड कीजिए। वहां पर आपको चीजें बताई गई है कि अंक क्या है। ठीक है, जीरो, शून्य को भी हम आप लोग को सामने खोल के रख दें कि शून्य क्या है। आप लोग जाइए सेकंड और फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, वही 2-3 को कोई लेक्चर में हमने शून्य की चर्चा किए हैं कि शून्य ये है। हम लोग एक एक चीज को हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक चीज को हम आप लोग को बता रहे हैं। अब इससे ज्यादा तो मेरे भाई बहन कुछ नहीं हो सकता है, हम आपके सामने पूरा खोल के रख रहे हैं कि ऐसे होता चाहिए। अब मेरी बहन, खास करके मुझे पता है स्पेशल बहन के लिए उसे थोड़ी मैथ समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसे मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होती है, क्योंकि बहनें तब बहुत ऊपर जा रही है। जब प्लेन चला रही है, हाँ, तो अब क्या चाहिए उसे? अब तो नहीं चाहिए। चांद पर जा रही है, अब क्या चाहिए? अब तो नहीं चाहिए।
तो मैथ तो जानते हैं, बहाना यूपीएससी में रैंक 1 ला रही है, 1 नंबर। हमको लगता है कि लगातार 2-3 साल से, पीछे 4 साल से 1 नंबर रैंक 1 गर्ल्स का आ रहा है, बहने की आ रही है। तो मैं तो और बहनों को अच्छा समझ में आता है। मुझे नहीं लगता कि बहनें अब मेरे पीछे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा हाँ, ये हो गया चर्चा। अब हम इकाई अंक पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि इकाई अंक है क्या। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? इकाई अंक हम जब बोले, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पढ़े हो ना? कि नहीं पढ़े हो? ये भी हम बता देते हैं। आइए ना हम आपके लिए सौदव तात्पर्य रहेंगे। देखिए, कोई हम नंबर लिखें, कोई भी नंबर मान लो 84 80 84 91, कोई भी हम नंबर लिख दें तो हम इसमें पूछेंगे कि सैकड़ा कौन सा अंक है? सैकड़ा कौन सा अंक है? तो आप पीछे से हमेशा काउंटिंग कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इधर से काउंटिंग कीजिएगा, हमेशा पीछे से काउंटिंग कीजिएगा, हमेशा पीछे से काउंटिंग कीजिएगा, पीछे से। ये है इकाई अंक, ये है दहाई अंक, ये है और सैकड़ांक ये है। इकाई अंक ये है, दहाई अंक ये है और सैकड़ांक ये है। यानी इकाई अंक कौन सा है? इकाई अंक ये है, दहाई अंक ये है और सैकड़ांक ये है। 100 अंक, सॉरी, सैकड़ांक को ही हम 100 कहते हैं। यानी 1000 कौन सा है? 8 है। यानी 1000 ये, 10,000 ये, लाख ये। तो हम पीछे से काउंटिंग करते हैं। कैसे करते हैं? ये इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे पढ़ते हैं। इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? इकाई, इसको लिखते हैं दहाई, दहाई अंक, ये कौन सा अंक है? सैकड़ांक, ये कौन सा अंक है? हजार, ये कौन सा अंक है? 10,000, 10,000, ये कौन सा है? लाख, ये कौन सा अंक है? 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, ये कौन सा अंक है? करोड़, ये कौन सा है? 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, ये कौन सा अंक है? अरब, फिर 10 अरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, महाशंख, ये सब चीजें। इसी को कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है। हाँ, यही इकाई अंक कौन सा है? इकाई अंक पीछे वाला है। इकाई अंक कौन सा है? देखिए, 1, इसका इकाई अंक कौन सा है? इकाई अंक 1 है। इकाई अंक कौन सा है? इकाई अंक 1 है। इकाई अंक कौन सा है? इकाई अंक 1 है। ठीक है। अब अगर जो हम 200 लिखें तो 200 में हम पूछें कि इसका इकाई अंक कौन सा है? इसका इकाई अंक कौन सा है? ये है 0, इसका 0, 0 इसका जो है, ये है इकाई अंक। ये क्या है? ये इकाई अंक। हम इसमें पूछे कि सैकड़ा अंक कौन सा है? सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा कौन सा है? 2 जो है सैकड़ा अंक है, 2 जो है सैकड़ा अंक है, सैकड़ा अंक है। 2 क्या है? सैकड़ा अंक। अब अगर हम पूछे इधर प्रश्न में कि 216 है, 216 में बोलिए कि आपका इसमें दहाई कौन सा अंक है? तो 1 है दहाई अंक, ये है दहाई अंक, 1 है, 1 है, ये दहाई अंक, दहाई अंक। और इसमें पूछे कि इकाई अंक कौन सा है? इकाई अंक कौन सा है? 6 इकाई अंक, 6 इकाई अंक है, 6 इकाई अंक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चलिए, आपको हम सब कुछ बता दिए A to Z। इसमें कुछ बस अब आपको इस
मुझे लगता है जब सब चीजें क्लियर हो जाती है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है ना, तो आप लोग को चीज समझने में आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। मतलब ये सब जो है, ये सब कर सकते हैं आपका, ये सब आपका 70% यही सब आपका अहम रोल निभाता है कि एन, एलिमेंट ऑफ एन क्या है, 15 पर पावर एन क्या है, इकाई अंक क्या है, शून्य क्या है, यही सब 70%, 70% कितना, 70% यही समझने का आप लोग को, यही अगर जब 70% अगर ये समझ जाते हैं तो 30% ऑटोमेटिक आराम से समझ में आएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग चलिए अब चलिए हम प्रूफ करते हैं इसे, इसे हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, सब चीज बता दिए। कह रहा है कि जांच करें कि क्या n एलिमेंट ऑफ n के लिए 15 पर पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। यानी जो हम n का जो वैल्यू लेंगे, ये n का जो वैल्यू नेचुरल नंबर जो लिए हैं, इस पर अगर जो पावर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, तो क्या इसका इकाई अंक शून्य हो सकता है, इकाई अंक शून्य हो सकता है, यही प्रूफ करना है। अब मान लीजिए कोई प्रश्न ए बराबर, मान लीजिए बड़ी ए बराबर 15 पर पावर n, 15 पर पावर n, अब 15 पर पावर n, तो 15 पर पावर 1, 15 पर पावर 1 लिए, n की वैल्यू क्या लिए, फर्स्ट हम n बराबर जहां हम मान लिए, जहां या ए जहां n बराबर 1 लिए, 1 लेने पर जहां n बराबर 1 लेने पर 15 पर पावर 1 कितना होगा, 15 होगा, नहीं 15 ही होगा, नहीं इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 5 है, 0 आया, क्या लाना है हमें, इकाई अंक शून्य आता है, इकाई अंक तो शून्य नहीं आया। फिर हम लेते हैं 15 पर पावर 2, 15 पर पावर 2, फिर हम जहां n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 लेने पर, n बराबर जब हम 2 लेते हैं, क्या n बराबर जब 2 लेंगे तो 15 पर पावर 2 यानी 15 गुना 15 कितना होता है, 225, 15 गुना 15 225, क्या मेरा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या 0 आया, नहीं आया, 0 नहीं आया, यहाँ भी 0 नहीं आया। अब 15 पर पावर 3 लेंगे, क्या 15 पर पावर 3 लेने पर क्या लगता है आपको, n बराबर अगर जो हम 3 लेने पर क्या यूनिट डिजिट कभी शून्य आएगा, कभी नहीं आएगा, देखो ना, कभी नहीं, 15 गुना 15 गुना 15, जब 5 का सबसे मल्टीपल करेंगे तो हमेशा 5 ही आएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा। इसीलिए कभी भी, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः कभी भी यूनिट डिजिट शून्य नहीं आ सकता है, कभी भी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक शून्य नहीं आएगा 15 पर पावर n यानी n का प्राकृतिक संख्या लेने पर, तथा कभी भी यूनिट डिजिट शून्य नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बस प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना है, यही कह रहा था, सत्यापित कीजिए कि इसका इकाई अंक शून्य आता है, कभी नहीं आ रहा है, कभी ना, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, 7 लीजिए, 8 लीजिए, 9 लीजिए, 10 लीजिए, कभी ना आएगा। फिर यहाँ पर यह थोड़ा सा और हम इसमें ड्राइव करके इसके नीचे लिख देंगे कि तभी आ सकता है, प्रश्न में लिख देंगे इकाई अंक इसके नीचे चूंकि इकाई अंक शून्य तभी आ सकता है जब 2 और 5 इस संख्या का फैक्टर होगा, 2 और 5 इस संख्या का फैक्टर होगा, इस संख्या का फैक्टर होगा,
फैक्टर होगा, यानी 2 और 5 इस संख्या का फैक्टर होगा, तभी 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 हम ला सकते हैं क्या ला सकते हैं, जीरो ला सकते हैं हम इकाई अंक पर जीरो हम ला सकते हैं जब 2 और 5 रहेगा। जैसे अब हम इसका जो फैक्टर करते हैं, कितना आएगा, 3 गुना 5 करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, 3 गुना 5 आता है, 3 गुना 5 आता है, 3 गुना 5 कभी 2 आया इसमें, कभी 2 आ ही नहीं रहा। अगर 2 आता तो आराम से 2 आता इसमें, 2 अगर आ जाता तो आराम से इकाई अंक कितना हो जाता, शून्य हो जाता, इकाई अंक क्या हो जाता, शून्य हो जाता। चलिए यहाँ प्राइम फैक्टर लिख दो, प्राइम फैक्टर ठीक है, प्रूव्ड हो गया। यही तो आपके सामने लाना था, आ गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा कैजुअल तरीका समझो, मॉडर्न, पुराना वाला तरीका नहीं कि आए ऐसे ऐसे हो गया, नहीं ऐसे नहीं समझना है, थोड़ा सा कैजुअल समझना है एकदम। अगला प्रश्न सब वही है। अगला प्रश्न क्या है, जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n एलिमेंट ऑफ n के लिए संख्या 8 पर पावर n का अंक 5 पर समाप्त हो सकती है, का अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n एलिमेंट ऑफ n के लिए संख्या 8 पर पावर n का अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। यही तो प्रूफ करना है, तो हम बता चुके हैं, सब कुछ बता दिए। n बराबर हम क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट इन्फिनिटी। n बराबर क्या लेना है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। यहाँ a का मान लो a बराबर क्या लिए, एक यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी है बड़ी ये लेना है छोटी, कुछ भी हम ऐसे मान लिया कि a बराबर 8 पर पावर n का अंक 5 पर समाप्त होगा। 5 पर समाप्त होने का मतलब है कि इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 5 आता है। तो देखिए प्रूफ कीजिए, अगर n बराबर 1 लेने पर 8 पर पावर n है, 8 पर पावर जब 1 लेंगे तो 8 ही आता है, क्या आया, नहीं आया। 8 पर पावर n बराबर 2 लेने पर 8 पर पावर 2, चूंकि 8 पर पावर 2, 8 पर पावर 2 लेने पर 64 क्या आया, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 5 आया, नहीं आया, कभी किसी का नहीं आएगा। देखो 8 पर पावर 3 यानी n बराबर 3 लेने पर सब में लिख दो, लेने पर 8 पर पावर 3 लेने पर क्या लगता है, 8 गुना 8 64 गुना 8 2 आता है, यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 आता है, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं 5 पर समाप्त होगा। तब यहाँ लिखेंगे
तब यहाँ लिखेंगे अतः 8 पर पावर n n कभी भी 5 पर n 8 पर पावर n कभी भी 5 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि n जो हम लेते हैं नेचुरल नंबर लेते हैं, क्योंकि n जो है नेचुरल नंबर लेते हैं, n प्राकृतिक संख्या लेते हैं, ठीक है। n यहाँ प्रूफ कर लें, क्या हो गया, प्रूव हो गया। विजिबल है सब लोग का नाम, सब लोग को विजिबल है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सब वैसे है, अगर जैसा प्रश्न आएगा सबको एक माध्यम होता है, क्या होता है, एक माध्यम होता है बताने की। देखो मेरे भाई बहन कि ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर जो ऐसा प्रश्न आपको मिल जाएगा तो बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, उसमें कुछ नहीं करना है। आप बस जो डेफिनेशन हम लिखे हैं आप हो सकता है कुछ अलग डेफिनेशन लिखे, कुछ भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कुछ सोच के लिख सकते हैं कि ना ऐसे आप चाहे तो इतना यहाँ से बड़ा लेकर पूरा इतना बड़ा डेफिनेशन लिख सकते हैं ना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, कुछ भी आप। लेकिन ये प्रोसेस ये सब सेम रहेगा, आप डेफिनेशन में कुछ चेंजिंग कर सकते हैं लेकिन ये प्रोसेस है ये सब सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है व्याख्या करें, व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है, व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या हम लोग आप लोग को बता चुके हैं, भाज्य संख्या हम आप लोग को बता दिए, याद है या नहीं, नहीं याद है फिर भी हम आप लोग को, चलिए हम बताते हैं। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है क्या है कि वैसी संख्या वैसी कोई संख्या जिसका फैक्टर यानी जिसका गुणनखंड करने पर 2 से अधिक गुणनखंड आए, 2 से अधिक फैक्टर आए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका कोई वैसी किसी भी संख्या का 2 से अधिक, हम आप लोग को पिछले लेक्चर में बता दिए, 2 से अधिक फैक्टर आना चाहिए। भाज्य संख्या में अभाज्य संख्या में क्या है, केवल 2 फैक्टर आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर। लेकिन भाज्य संख्या में क्या है, 2 से अधिक फैक्टर आना चाहिए, 2 से अधिक फैक्टर आना चाहिए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से अधिक फैक्टर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2 से अधिक जिसका फैक्टर आएगा उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं।
7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17। अगर जो आप इसे चाहे तो डायरेक्ट भी डायरेक्ट इसे आप जोड़ दें, डायरेक्ट गुना करके 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 निकाल दे और उसका फैक्टर निकाले तो मुझे लगता है आ ही जाएगा, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। आराम से उसका क्या आ जाएगा, 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या आ जाएगा, 2 से अधिक उसका फैक्टर आ जाएगा। 2 से जब अधिक फैक्टर आ गया तो घात संख्या हो गया। अब देखिए 11 सती 77, 77 गुना 13 प्लस 17, 77 गुना 77 770 गुना 21 के एक हाथ में रहा, 21 21 2 23, 1 7 3 10 7 8 9 1 10, 1001 प्लस 17, 17 हो गया 1018। क्या 1018 का 2 से अधिक फैक्टर नहीं आएगा? 1018 का 2 से अधिक फैक्टर नहीं आएगा। देखिए 2 से अधिक फैक्टर आएगा। 10 18 का जब फैक्टर कीजिएगा तो 2 से 2 बचे 10, 0 2 9 18, 2 से 2 दूना 4, 2 बचे 2 से नहीं लगेगा 9 5 14, 3 से आप इसे लगाइए 9 5 14, मान लीजिए 3 से इसका देखिए फैक्टर ना आ गया, एक तो होगा ही होगा, 2 देखिए आया है, एक 509 आया, यानी कितना आया, इसका फैक्टर कितना आ गया, 3 गो आ गया, 3 गो आ गया ना, इसका फैक्टर 3 गो आ गया, ये भाज्य संख्या है, प्रूव्ड हो गया, भाज्य संख्या है। अतः 1018 भाज्य संख्या है, प्रूव्ड। इससे आगे मुझे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हमें जो फालतू की टाइम बर्बाद करने की। अब इससे आगे मुझे करना भी नहीं है क्योंकि हमें 2 से अधिक फैक्टर चाहिए थे, हमें 2 से अधिक फैक्टर 1 2 509 मिल गया, 10 18 भी है, 1018 भी हो गया, 4 को मिल गया, 5 को मिल गया, नहीं हमें 2 से अधिक मिल गया तो वो भाज्य संख्या है। यही तो करना है कि भाज्य संख्या, ये एक भाज्य संख्या है, हाँ ये एक भाज्य संख्या है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। पाँच गुना 7 गुना 13 प्लस 5, यही प्रश्न सेम है, बस 5 यहाँ 5 है, यहाँ 5 कर दीजिए, उसके बाद यहाँ 7 कर दीजिए, 7 उसके बाद 13 प्लस 5 कर दीजिए, प्लस 5 कर दीजिए। क्या ये एक भाज्य संख्या है? आप इसे प्रूफ कीजिए। 5 रेड पेन से प्रूफ करते हैं। 5 गुना 7 गुना 13 प्लस 5, क्या ये भाज्य संख्या है? देखिए यहाँ ये थोड़ा सा और आसान हो गया, इसमें देखिए 5 5 कॉमन भी आ रहा है, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेने पर क्या होगा, 7 गुना 13 प्लस 1, 7 गुना 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 गुना 13 91, 13 91,
91 एक 92, 91 एक 92। देखिए 5 तो आ ही गया है, 5 तो एक आ ही गया फैक्टर इसका। पूरा जब जोड़ेंगे तो कुछ संख्या आएगी। इसको 5 7 5 35 गुना 13 प्लस 5 जोड़ेंगे तो कोई भी संख्या आएगी, कोई भी संख्या आएगी। देखिए 5 गुना 92, 92 को हम कुछ क्या लिख सकते हैं, 2 से भागा दे देंगे, 2 से भागा दे देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 2 और 2 चौक 8, तो 46, 46 यानी 2 46। तो यहाँ पर ये देखिए आ ही रहा है 2 46, 2 गुना 46 आ ही रहा, यानी इसका जो फैक्टर है, इसका फैक्टर 2 से अधिक आ रहा है, इसका फैक्टर 2 से अधिक आ रहा है। हम बताए ना फैक्टर आप लोग को, जैसे 4, 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 गुना 4, 1 गुना 4, 2 गुना 2, 2 गुना 2, यानी इसका फैक्टर कितना हो गया, इसका फैक्टर हो गया 1 2 4, 1 2 4। तो 4 अभाज्य संख्या है ना, 4 अभाज्य संख्या है ना, इसका भी फैक्टर निकाले, 5 2 46 आ गया। और भी फैक्टर आएगा, और अभी 46 को खंड कीजिएगा तो 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 आ गया, 2 गुना 23 आ गया, 2 गुना 23 आ गया, 2 गुना 23 आ गया। तो देखिए कितना फैक्टर हो गया इसका, 2 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 23 हो गया। इसका फैक्टर कितना हो गया, 4 को 5 को, एक एक तो होगा ही, और एक तो होगा ही, और एक जो संख्या आएगा, ये संख्या जो जोड़ के इसको और इसको गुना करके फिर इसको जोड़ कर वो संख्या वो भी आ जाएगा, यानी इसका मतलब अतः, अब हम लिखेंगे प्रश्न में, अतः 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 5 गुना 7 गुना 13 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। प्रूव्ड हो गया। फिर इसी पर अगला प्रश्न है, इसी पर फिर अगले प्रश्न है। देखिए आप लोग थोड़ा सा देखिए, फिर हम आपको अगला प्रश्न आपको हम एक और आपको बनाने देते हैं हम, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 11 फिर गुना 13 है, फिर गुना 13, फिर गुना 13 और फिर प्लस 55, 55 एक एक भाज्य संख्या है। इसे प्रूफ करें, इसे प्रूफ करें, बनाइए आप ये प्रश्न को, आप बनाइए। हम आप लोग को 120 सेकेंड टाइम देते हैं। कितना टाइम देते हैं आप लोग को, 120 सेकेंड टाइम देते हैं। इसे रहने देते हैं, आप इसे बनाइए। हम आप लोग को 120 सेकेंड टाइम देते हैं। बना रहे हो सब, मेरी बहना, आपको स्पेशल, आपको तो बनाना ही है। भाई लोग को तो ऐसे ही मैथ अच्छा होता है। आप कभी गौर किए, कभी आप गौर देख कर कीजिएगा, चाहे आईआईटी का प्रोफेसर हो, चाहे डॉक्टर का डॉक्टर में तो लड़की थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, चलो मान लिए। वो भी मैथ में, मैथ का प्रोफेसर उसमें भी नहीं रहती है। उसमें भी कौन सा प्रोफेसर रहेगी ज़्यादा, बायो का, और बायो ज़्यादा रहती है। बायो का प्रोफेसर लड़की थोड़ा ज़्यादा रहती है, क्योंकि उन्हें बायो जेनेटिक है, उसको थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। और एक गांव घर में कहानी भी आप देखिएगा कि आप कभी गांव से बिलोंग करते होंगे तो देखिएगा, आपको ये सुनने को मिलेगा कि आप लड़का हैं तो आप मैथ ले लीजिए, आप लड़की है तो आप बायो ले लीजिए, ताकि आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सके। लड़के हैं और लड़का है तो इंजीनियर के क्षेत्र में जा सके। ऐसा हमारे समाज में एक सोच होती है, लेकिन अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़का है तो हम मैथ ही लेंगे, हमें भी बायोलॉजी पढ़ने की शौक़ है, क्यों ना हम पढ़ें। मुझे भी बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा आता है, क्यों ना हम पढ़ें, ऐसा कोई थोड़ी है। लेकिन ये देखा गया कि हमेशा मैथ का टीचर आप देखिए, हमेशा
तो गर्ल्स लड़की बहुत कम रहती है, मतलब ना के बराबर ही मिलेगा आपको कोई अच्छा सा प्रोफेसर लेक्चर। हमें नहीं लगता है कि मैथ का जल्दी कोई लेक्चर मिलता है, नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है लड़की। इसीलिए आप विशेष बहाना मेरी विशेष आप लोग को ध्यान रहता है कि आप लोग थोड़ा सा, इसीलिए हम पूरा एकदम एक एक मैथ को एक एक खोल के रख देते हैं ताकि मेरी बहन, खास करके मेरी बहन और भाई दोनों दोनों एकदम अच्छे तरीके से मैथ को समझ सके। इसीलिए हम आपके आपके लिए हम सब कुछ खोल के रख देते हैं पहले से। अभी आप ये देखिए ना, आपको भाज्य संख्या बताया ये सब बताने से पहले, जबकि हम पिछले लेक्चर में आप देखिएगा फर्स्ट या सेकंड में या थर्ड में यहाँ हम आप लोग को बता दिए हैं कंपोजिट नंबर, फिर भी हम यहाँ पर बताए हैं। चलिए, आपका समय सीमा हुआ समाप्त और हम आपको अब रूबरू करवाते हैं ये सवाल से। ये सवाल क्या है, क्या ऐसा खास है तुम सब नहीं बनाए तुम सब से? तो बहुत आसान है, चूंकि 5 × 7 × 11 × 13 प्लस 55। अब 5 × 11 कर दीजिए 55, आसानी हो जाएगा। तो 55 × 7 × 13, सॉरी गुना 13 प्लस 55। अब देखिए यहाँ से 55 कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया 7 × 13 प्लस 1, 55 × 63 = 91 1 92 63 प्लस 1 92। अब देखिए 11 × 5, 11 × 5 दो फैक्टर तो यहीं आ गया, 11 × 5 दो फैक्टर यहीं आ गया। यहाँ देखिए 2 × 2 2 चौक 8 2 चौक 12 46 × 92 दो फैक्टर तो यहीं, दो फैक्टर यहाँ, दो फैक्टर यहाँ, 4 फैक्टर तो यहीं यहीं है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। अब यहाँ लिखेंगे अतः 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 5 × 7 × 11 × 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। प्रूव्ड ये, अतः ये भाज्य संख्या है, प्रूव्ड। ठीक है, आप लोग देखिए 2 सेकंड। अब चलिए हम आप लोग को अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। देख उतार लिए सब, नोट बना रहे हैं ना आप लोग, नोट साथ के साथ बनाया कीजिए, रिवीजन किया कीजिए, फिर पढ़िए। रिवीजन बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरत कोई चीज है तो प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो चीज में आप सबसे ज्यादा टाइम दीजिएगा वो आपका अपना होगा। लेकिन अपना बनाना नहीं, आप लोग को सब में एवरेज टाइम देना है। मैथ में भी 2 घंटा टाइम देना है, साइंस में भी 3 घंटा टाइम देना है, आर्ट्स पेपर में भी 4 घंटा टाइम देना है, यानी सब सब्जेक्ट में आपको, हिंदी में भी 2 घंटा, संस्कृत में भी 2 घंटा, यानी सब, इंग्लिश में भी 1 घंटा, मतलब सब सब्जेक्ट में आपको टाइम देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं 4 घंटा 5 घंटा, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। एवरेज बनिए, एवरेज। हमेशा एवरेज स्टूडेंट ही खतरनाक लेवल होता है, टैलेंट नहीं। टैलेंट अब मैथ में खूब टैलेंट कर लिए क्या होगा उससे, कुछ नहीं होने जा रहा है। 13 नंबर, चलिए अब 13 नंबर पढ़िए। प्रश्न कह रहा है तीन मापदंड, रेड आज थोड़ा सा कम चल रहा है ना, चलिए ब्लू से लिखते हैं। 3 मापदंड, 3 मापदंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन
दंडों दंडों में इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक 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 पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके, पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। प्रश्न आपका 3 मापदंड है, एक 64 सेंटीमीटर का है, एक 80 सेंटीमीटर का है, एक 96 सेंटीमीटर का है। एक 64 सेंटीमीटर का है, एक 80 सेंटीमीटर का, एक 96 सेंटीमीटर का लंबाई के हैं। क्या है, ये लंबाई के हैं। तो कपड़े की न्यूनतम लंबाई, यानी कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी जो कपड़ा है, कपड़ा का न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, न्यूनतम लंबाई, अधिकतम लंबाई नहीं, न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। न्यूनतम लंबाई जिससे इन दंडों से, यानी इन मापदंडों से किसी का प्रयोग करके, यानी 64 का या 80 का या 96 का ठीक ठीक से पूर्णांक संख्या में मापा जा, यानी ठीक ठीक से कट सके, यानी भाग लग सके। कोई भी से, चाहे 64 से, चाहे 80 से, चाहे 96 से, कोई भी मापदंड से, हम 80 से या 96 से या 64 से कोई भी एक ऐसी न्यूनतम लंबाई निकालिए, जिससे हम 64 से भी भाग दे दें, 80 से भी भाग दे दें, 96 से भी भाग दे दें। ऐसी कोई संख्या चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या कैसे निकलेगा, न्यूनतम हम आपको बताया। अगर न्यूनतम आ गया प्रश्न में, जैसे ही न्यूनतम आया प्रश्न में, न्यूनतम आप उसे न्यूनतम क्या बताएं, एलसीएम का कॉन्सेप्ट। एलसीएम का क्या कॉन्सेप्ट था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप आराम से 64, 80, 96 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, वो भी डिवीजन मेथड से, आसानी रहेगा आप लोग को। तो निकालिए 64, 80 और 96 का एलसीएम निकालिए। 2 बार में लगाइए, 32, 40, 2 चौका 8, 48 दूना 96। फिर 2 बार में लगाइए, 16, 20 और 24। फिर 2 बार में लगाइए, 2 से 8, 10, 12। फिर 2 बार में लगाइए, 4, 5, 6। फिर 2 बार में लगाइए, 2, 5, 3। अब नहीं लगेगा, 2, 5, 3 अब नहीं लगेगा, क्योंकि कम से कम 2 नंबर, कम से कम 2 अंक, 2 नंबर कटना चाहिए। तो अब तो कोई लग ही नहीं रहा। तो अब चलिए इसका गुना करते हैं, देखते हैं एलसीएम कितना आया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 गुना 3 गुना 5, 64 गुना 15, 64 गुना 15 कीजिए। 64 गुना 15 कितना होगा, 640। 5 चौक 20 के 0, हाथ में रहा 2, 6 25 30, 2 32, 0 4 2 6 6 3 9, यानी इसका जो एलसीएम आया 960, यानी 960, यानी कपड़े की जो न्यूनतम लंबाई होगी वह 960 सेंटीमीटर की होगी। क्या होगी, वह 960 सेंटीमीटर की न्यूनतम लंबाई होगी, जो हम 64 से भी पूरा काट सके, 80 से भी पूरा नाप सके, और 96 से भी पूरा नाप सके। देखो ना, पूरा देखो, हम इसे नाप सकते हैं। 96 10 बार में नाप सकते हैं। 80 कितना बार में, बड़े 96 नाप सकते हैं। 64 को हम कितना बार में नाप सकते हैं, लगभग 64 भाग दे के 64 कम 64 पूरा कट जाएगा। यही तो प्रश्न था, यही आपको समझना था। बहुत इजी प्रश्न, बहुत इजी है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। देखिए आप लोग बनाइए, समझ गए, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो या नहीं। महाराज आप लोग समझा कीजिए, समझे ना, आप लोग मेहनत किया कीजिए। नहीं मेहनत कीजिएगा तो नहीं होगा, मेहनत कीजिएगा तो होगा, नहीं मेहनत कीजिएगा नहीं होगा।
चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है तीन पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर एंड 72 लीटर, 27 लीटर, 36 लीटर, 72 लीटर दूध है। क्या है? दूध है। दूध है। कौन 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 सबसे बड़ी कौन सबसे बड़ी माप तीनों सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सके। ठीक माप सके। सबसे बड़ी माप कह रहा है कि तीन गो पत्र है, 27 लीटर का है बर्तन, मतलब मान लो 3 गो बर्तन है, एक 27 लीटर का मान लो बटखरा, सबसे अच्छा रहेगा बटखरा मानो। एक 27 लीटर का बटखरा नहीं, सॉरी, बटखरा से वैसा जो जग नापने वाला आता है ना, वो मान लो एक 27 लीटर का जग है, एक 36 लीटर का जग है, एक 72 लीटर का जग है। ठीक है। और ऐसी सबसे बड़ी माप क्या होगा कि तीनों पात्र को ठीक ठीक नाप सके। तीनों पात्र से तीनों जो जग है, तीनों जग से हम सबसे बड़ी जो माप आएगा, सबसे बड़ा माप जो आएगा, हम उससे नाप दे ठीक ठीक, यानी पूरा पूरा जो कट सके, ऐसा नहीं कुछ शेष बच जाए, कुछ नहीं बचना, पूरा पूरा नाप सके। यानी सबसे बड़ी की जब चर्चा हुई तो हम क्या निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF निकालना। HCF निकालिए। 27 और 36, 27 है, 36 है और 72 है, और क्या है? 72 है। तो पहले किसका निकलेगा? बड़ा हम ये बताया ना, ये पीछे लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं, पीछे वाला लेक्चर में, कि सबसे पहले जो बड़ा है उसको बाद में करेंगे, सबसे बड़ा है उसको बाद में निकालेंगे, सबसे पहले ये दोनों को निकालते हैं। देखिए 27 से भाग दीजिए 36, एक बार में लगाइए, 27 आएगा। 27 आएगा। कितना हो गया? 9 8 और 9 7 16 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। फिर 9 रखिए, फिर 72। अब क्या आ जाएगा? 9 आ गया, इसका भाजक। अब 9 और 72 में HCF होगा। तो 9 से 72 में HCF कीजिएगा तो 9 8 72, यानी इसका जो HCF आया कितना है? HCF आया 9 आया, यानी इसका HCF, यानी सबसे बड़ी जो माप होगी वो 9 लीटर का एक बर्तन लेंगे, जो 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर के जो जग माने थे, जो जग था, हम 9 लीटर का एक बर्तन लेंगे, 9 लीटर का एक बर्तन लेंगे जो तीनों को पूरी तरीका से नाप सके। यही सबसे बड़ी माप, यानी सबसे बड़ी माप जो है, 9 ही लीटर का ले सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ी माप अगर जो इससे आप 10 लीजिएगा तो कभी ना पाएगा 27, कभी नहीं ना पाएगा। 36 लीटर कभी ना पाएगा, नहीं 27 72 लीटर कभी ना पाएगा। 8 लीजिए, 8 लीजिए तो कोई ना, 8 9 ये तो ना पा जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं ना पाएगा। यानी सबसे जो बड़ी से बड़ी माप है, हम 9 लीटर ही ले सकते हैं, 9 लीटर से हम ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका एक प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे देते हैं। ये प्रश्न आपको होमवर्क में देते हैं।
एक प्रश्न दे देते हैं आप लोग को होमवर्क। आप लोग बनाइएगा भिन्न भिन्न तीन भिन्न भिन्न पत्रों में तीन भिन्न भिन्न पत्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाप रखे गए हैं जिनकी माप 403 केजी 434 केजी 435 केजी है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिमापों को ठीक माप सकती है। यानी प्रश्न कर रहा है कि तीन भिन्न भिन्न पत्रों के दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाप रखे गए हैं, जिनकी माप 403 केजी है, 434 केजी है, 465 केजी है। कह रहा है कि कौन सबसे बड़ी माप, यानी कौन एक ऐसी सबसे बड़ी माप हम ले जो तीनों पत्र है, यानी 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर, तीनों को हम पूरा माप सके। यानी सबसे बड़ी माप लेना है, यानी HCF निकालना है और HCF से ही पता चलेगा कौन हम सबसे एक बड़ी माप ले जो कि तीनों को पूरा विभाजित कर सकता है। इसीलिए हम इसका क्या निकालेंगे, HCF ही निकालना है। चलिए, आप लोग का ये होमवर्क रहा। फिर आपको हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए, आप लोग के लिए ठीक है इतना ही। जय हिंद सभी को।